सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपने सभी परिचितों परिजनों और पुरजनों के लिए सुख समृद्धि संपन्नता सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आइए भैया जी वाद के आज के अंक में कुछ बात मन की या कहिए कुछ अपनी और कुछ अपनों की, कुछ विचार अपनी ओर से प्रेषित करने हैं, कुछ विचार दूसरों से देने हैं। मंथन करना है किसी बात पर, एक चिंतन करना है। हम सब ने चाहे हम किसी भी आयु वर्ग के हों अपने अपने बचपन में गेंद अवश्य खेली हो, क्योंकि हम जिस समय पढ़े हैं जब हमने ABCD सीखनी प्रारंभ की थी तो हमारी पीढ़ी तो उससे पहले ही गेंद खेलने लगी। हमने तो ABCD बहुत बाद में सीखी, लेकिन आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पर तुरंत आ जाते हैं। अर्थात बॉल सब नहीं खेलते, सब जानते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसका काम क्या है, लेकिन ये B फॉर बॉल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यदि जीवन का संदेश लेना हो तो बहुत सुंदर संदेश मिलता है। उसका मूल चरित्र क्या है गेंद का, कि आप जितनी तेजी से जिस दिशा में उस गेंद को फेंकेंगे वो उतनी ही तेजी से वापस आपके पास आए। सबसे बड़ी बात यही मूल सिद्धांत जो है वो जीवन पर भी लागू होता है। आदरणीय अरुणा पाठक बहन रीवा की धरती से उपस्थित हो गई है, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और दीदी आज आप अभी जाइएगा नहीं, आपको एक नई सूचना भी देनी है। हो सकता है आप तक न पहुँच पाई हो, लेकिन मैं आपको नई सूचना भी दूंगा। तो पहले इस विषय को जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं कि गेंद हम जिस दिशा में जितनी तेजी से फेंकते हैं उतनी तेजी से वो वापस लौट करके आती है। हमने सामने दीवार पर मारते हैं तो दीवार से पलट करके हमारे पास आती है, जमीन पर मारते हैं तो जमीन से पलट करके ऊपर हमारे हाथ में आ जाती है। कहने का मकसद ये कि जीवन का सूत्र इसमें ये छुपा है कि हमारा व्यवहार एक गेंद की तरीके से है। अब वो गेंद किसी भी प्रकार की हो सकती है, रबड़ की भी हो सकती है, किम्बिच की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है।
हमें ध्यान है जब बचपन में थे हम, तो हमें कपड़े की गेंद बना करके दी जाती थी ताकि चोट न लगे, दूसरे को यदि लग भी जाए तो आघात न करे। फिर बाद में धीरे धीरे बाजार की गेंद पर आ गई। पहले घर में कपड़े की गेंद एक गोल बना करके दे दी, ठीक है। बहरहाल उससे खेला सबने है। तो वही जीवन का सूत्र है, हमारा व्यवहार गेंद की तरीके से। हम जिसके प्रति जैसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल ज्यों का त्यों वैसा ही हमारे पास लौट करके आएगा। ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने भी यही विधान बना रखा है कि जिसने जो किया उसी के अनुसार फल उसको प्राप्त अपने आप हो गया। इस बात की संभावना है ही नहीं कि हम किसी को अपशब्द बोलते रहें और वो उनका प्रतिकार न करे। ये एक संसार की विडंबना है, क्योंकि संसार में संत बहुत कम है। जो 99%, 99.99% जो जनता है, जो मानव जाति है, वो इसी की है कि जो जैसा किया वैसा उसको आता। तब फिर सोचना हमें ही होगा कि हम किसी के साथ में कैसा व्यवहार करें। हम वो व्यवहार क्यों करें किसी के साथ में जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, जब पता है कि लौट करके हमारे पास ही आना है। पहली चीज, वहां से टकरा करके लौट करके आए तो आघात ज्यादा करेगा। अच्छा यह है कि हम उस तीर को अपने हाथ से ही ना निकलने दें, उसका संधान ही न करें। तब क्या होगा? तो उसने किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बचे रहेंगे, दूसरा भी बचा रहेगा। लेकिन एक परिस्थिति और है कि मान लिया आपने किसी को अपशब्द कहे और जिसको कहे उसने स्वीकार नहीं किए। भाई आप मान लिया कोई भिखारी है, उसको 1 रुपया देते हैं, 2 रुपया देते हैं और वो आगे बढ़ जाता है, कहने लगे इतने में क्या होता है आजकल, 10 रुपये से कम की तो चाय नहीं मिलती, 1 रुपये में क्या करेंगे। तो वो छोड़ करके चला जाता है, तो वो जो रुपया आप उसको देना चाहते थे वो किसके पास रहा? आपके स्वयं के ही पास तो रहा हो। तो यदि आपने किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखी और वो आपने किसी व्यक्ति के सामने प्रकट कर दी और उसने उसको स्वीकार नहीं किया या उसने उसको इग्नोर कर दिया, तो उस भावना ने हमारे ही मस्तिष्क को दूषित कर डाला। तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों? तो इसलिए गेंद का सिद्धांत सबसे बढ़िया है कि जिधर भेजोगे, जैसी भेजोगे वैसी ही लौट कर। यही सिद्धांत समाज का है, यही सिद्धांत जीवन का है। इसलिए किसी से कटाक्ष की भाषा में बोलना, किसी से कटु वचन बोलना या किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव रखना, ये अपने आप में किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा अपना ही नुकसान होता है। एक चीज आप जानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य जब क्रोधित होता है, जब क्रोध में होता है, तो कहते हैं कि उसकी आंखें जलने लगती हैं, खून खौलने लगता है।
तो ये सही है, ये सत्य बात है। तो जब किसी चीज को गर्म किया जाएगा तभी वो खौलेगा, और जब खौलेगा तो वो भाप बन के उड़ भी जाएगा। आपका खून भाप बन करके उड़ रहा है, किसका नुकसान कर रहा है? अपना, किसी और का तो नहीं। हम क्रोधित हो रहे हैं, अपने शरीर में गर्मी महसूस कर रहे हैं, अपने खून को जला रहे हैं, उससे क्या लाभ? इसलिए क्रोध व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात, कोई कुछ भी कह जाए चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, काम खत्म। क्या आवश्यक है कि हम किसी और की बात पर ध्यान दें? संसार में कोई भी किसी का नहीं है। जो भी शत्रुता है, जो भी मित्रता है, जो भी परिजन है, या जो भी कुछ है, वो सब कुछ केवल इस संसार में रहते भर तक है। जब तक हम इस संसार में हैं तभी तक है। मान लिया कोई शत्रु है हमारा, वो चला गया, संसार से विदा हो गया, तो अब हम उसका क्या कर लेंगे? अब उससे वैर भाव रखने से क्या लाभ? क्योंकि जो शत्रुता थी वो उसके शरीर से थी, उसकी आत्मा से नहीं थी, और वो तो अब आत्मा चली गई। आत्मा भी अब हमारे सामने नहीं है। वो तो उसकी चर्चा करके, उसको गाली दे करके, उससे क्या क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता लाना वो बहुत, और ये बस यही ध्यान रखना है कि जो हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमारे पास लौट करके आएगा। यदि हम अपने मन के अंदर सुख का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुख ही हमें वातावरण देगा, और यदि हमारा मन दुखी है तो हमें वातावरण से, प्रकृति से ही कष्ट ही प्राप्त होगा। फिर सुख की उम्मीद नहीं करनी। हमारा अपनी चारों तरफ अपना वातावरण तैयार करने में हमारा ही योगदान है। हम यदि संतों के पास बैठेंगे तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, किसी दुर्व्यसनी के पास बैठेंगे तो उसकी आदतें हमें घेरेंगी, हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। तो हमारा जो, हमारे चारों तरफ जो एक हमारा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं, हर व्यक्ति का होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर व्यक्ति का होता है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को उसके प्रभा मंडल से ही पहचानते हैं कि वो कैसा है। तो हमारा प्रभा मंडल का निर्माण करना हमारे स्वतः अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कोई आदमी आपकी चार बातें अच्छी बता देगा तो उससे आपका प्रभा मंडल नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप अपनी वाणी से कुछ बोलेंगे, अपने व्यवहार में कोई चीज़ लेकर के आएंगे, तभी पता चलेगा कि हम वास्तव में क्या हैं। किसी के बताने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा यही देखना है कि हम स्वयं क्या कर रहे हैं। आइए अब आपको थोड़ा सा पटल के विषय में जानकारी देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे मीट हुआ करती है, और बड़ी ही विनम्रता के साथ में और बड़े ही गर्व के साथ में मुझे इस बात को कहने के लिए अंतर्मन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे एक साथी पिछली फ्राइडे मीट से अभी तक नॉट आउट हैं और वो उस पर बैटिंग कर रहे हैं।
वो बात अलग है कि अब उस पटल के स्थान पर किसी और स्थान पर करते हैं, लेकिन लगातार एक बैटिंग चल रही है अभी तक, पिछले फ्राइडे से लेकर के इस फ्राइडे तक। आज भी फ्राइडे मीट होनी है, लेकिन उन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हमें जो नीतिगत निर्णय लेने हैं वो हम आपस में 4-5 लोग मिल करके बात करके उसका निर्णय ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी सूचना भर आज की मीटिंग में दी जाएगी। आज उस विषय में किसी प्रकार की चर्चा की गुंजाइश नहीं है, कोई एजेंडा ऐसा नहीं है जिसमें कि हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो। आज केवल सूचित करने वाली बात है, और वो क्या है कि महामना अटल मेला की 3 तारीख निश्चित हो चुकी हैं, 25, 26, 27 दिसंबर 2025, जिनमें से 25 तारीख का कार्यक्रम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BSU के सभागार में होगा, क्योंकि उस दिन महामना की जयंती है और उसमें BHU अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम करता है। तो वो उसका समय लगभग 11 बजे से लेकर के, सवेरे को 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का उसका समय रहेगा। तो 25 तारीख को हम लोगों को उसमें सम्मिलित होना है। 26 और 27 तारीख को 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कि कवि सम्मेलन होगा, विभिन्न चरणों में होगा, और उसका जो समय है वो दोनों दिन प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक का रहेगा, इस बीच में रहेगा। पिछली बार यद्यपि समय काफ़ी लगा, रात को लगभग 12 बजे तक, 11:30 बजे तक जो है वो कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन चूंकि कार्यक्रम एक दिन का था इसलिए ये लगा कुछ लोगों को कि शायद वो अपनी इच्छानुसार जितनी रचनाएं पढ़ना चाहते थे या जो अपनी प्रस्तुति देना चाहते थे वो दे नहीं पाए। मन में एक क्षोभ रहा कि वहाँ तक पहुँचे भी और जो प्रस्तुत करना चाहते थे वो नहीं कर सके। तो इसलिए इस बार कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। 2 दिन लगातार कार्यक्रम होगा और 12-12 घंटे का होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे। खूब खुल करके जितना आपके पास हो, जितना आप साथ में ला सकें या जितना आपको कंठस्थ हो, आप खूब आराम से सुनाइएगा। और 10 घंटे में हम लगभग चाहेंगे कि एक दिन में 40-45, अधिक से अधिक 40-45 लोग हो, इससे ऊपर नहीं। इसलिए पहले आओ, पहले पाओ के स्थान पर, या आप जब आए उसमें अपनी तिथि घोषित कर दें कि हम इस तिथि में काव्य पाठ करना चाहते हैं। क्योंकि 3 दिन का लंबा प्रोग्राम है, तो इसलिए हर व्यक्ति 3 दिन के लिए रुकेगा, ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बात नहीं। रुकने वाले रुकेंगे भी, 3 दिन भी रुकेंगे, 4 दिन भी रुक सकते हैं। अगले दिन 28 तारीख को रविवार है, तो 4 दिन भी रुक सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था है वो यही बनाई है कि 2 दिन 26 और 27 को सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 40-45 अधिक से अधिक लोग एक दिन में काव्य पाठ करेंगे, तो उनको खुल करके काव्य पाठ करने का आनंद आएगा। यदि 40-45 नहीं होते हैं, कुछ कम भी रह जाते हैं, तो वो अगले दिन जाकर के एडजस्ट हो जाए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात। अब चीज़ आई कि इसकी व्यवस्था क्या है। व्यवस्था इसकी किस प्रकार से? व्यवस्था सीधी सीधी है। पिछली बार भी आपको स्मरण होगा, पिछली बार जो पिछले साल जो वो था सहभागिता राशि थी वो 3,100 रुपये थी, और 1,000 रुपया अतिरिक्त परिवारीजन के लिए था।
यद्यपि पिछले वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सबने ये निर्णय लिया है, सबने कहूँ या ये कहिएगा कि समिति ने ये निर्णय लिया है कि इस बार भी सहभागिता राशि बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है। वही 3100 रुपये जो पिछले साल थी, और 1000 रुपये या 1100 रुपये यदि दूसरा कोई और साथी परिवारिक परिजन कोई साथ आता है तो उसके, क्योंकि वो कार्यक्रम एक दिन का था, इसलिए बिल्कुल उसी तर्ज पर एक दिन के लिए ये राशि है। जो साथी 2 दिन रुकना चाहें, जो साथी 3 दिन रुकना चाहें, जो साथी 4 दिन रुकना चाहें, वो इस अनुपात में, इसके गुणक में अपनी राशि जमा करा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात ये कि हमें पता कैसे चले कि भाई हमारे पास कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग आएंगे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि कुछ अपना टोकन मनी दे करके अपना नाम लिखा दीजिएगा, कम से कम 1100 रुपये 2100 रुपये दे करके अपना नाम लिखा दीजिएगा, ताकि हमें इस बात का एक अंदाज़ा लग सके व्यवस्थापकों को कि हमें कितनी व्यवस्था करनी। ठीक, इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, सब अपने आप में ठीक है, कुछ भी बढ़ाया नहीं गया है। हाँ, एक थोड़ा सा परिवर्तन जो किया गया है, जो और एक सुविधा प्रदान की गई है, वो ये कि इस 3100 रुपये में जो भी हमारे साथी चाहें उनको आनंदम में फ्री एकोमोडेशन मिलेगा। उनको आवश्यकता नहीं है कि वो बाहर किसी होटल की तलाश करें या होटल के लिए भटकें, सारी व्यवस्था वहीं मिलेगी, नाश्ते की, लंच की, ब्रेकफास्ट की, डिनर की, व्हाटएवर जो भी आप, केवल 3100 रुपया प्रतिदिन का एक व्यक्ति का इतना भर है। तो ये इस विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब सवाल आया कि चूंकि मैं कहाँ बात कर रहा था, फ्राइडे मीट की, और आज फ्राइडे भी है, तो इसलिए कायदे से तो फ्राइडे मीट आज भी होनी चाहिए। लेकिन आज के फ्राइडे मीट में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होना है, केवल इतना काम करना है, वो पिछली वाली फ्राइडे मीट की लंबाई को देखते हुए, उसमें होने वाली बैटिंग को देखते हुए आज की मीटिंग के लिए निर्णय लिया गया है कि आज अधिकतर सदस्य आएंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो उनकी इच्छा होगी उतनी देर रुकेंगे, अपनी एक रचना सुनाएंगे और फिर उसके बाद में वो जा सकते हैं। 5:30 बजे से आज ये मीटिंग होगी, और इसमें एक प्रकार से ये समझिएगा कि गूगल पर आपका काव्य गोष्ठी होनी है। लिहाजा अपनी अपनी रचनाएं लेकर के पहुँचें, अपनी रचना का पाठ करें, जितना समय हो सके उतना दें। किसी के लिए भी ये बाध्यता नहीं होगी कि उसको पूरी मीटिंग में रुकना ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी इस उत्सुकता में रुका रहता है कि आगे क्या निर्णय होना है, आगे क्या होना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अधिक से अधिक लोगों को सुन सकेंगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अपनी रचना एक जरूर देगी, केवल एक रचना दीजिएगा और मस्त रहेगा। तो ये आज के विषय में मुझे आपको बताना था, और बाकी तो शेष जो बातें होंगी वो काव्य संध्या के दौरान हो ही जाएंगी, मिल ही जाएंगे आपको। बाकी और कोई सूचना होगी तो, कोई और नया परिवर्तन होता है, या यदि कोई और किसी प्रकार का सुझाव आता है, या किसी प्रकार का कोई
बदलाव करने की मंशा बनती है या कोई और विचार कहीं से ऐसा आ जाता है कि उसको जो हम नहीं समझ पा रहे थे या जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, जिसको हम जान नहीं पा रहे थे, इस बीच में यदि कोई आता है तो उसकी भी जानकारी शाम को मिलेगी। शाम को 5:30 बजे ध्यान रखिएगा, गूगल मीट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उससे उसमें और किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, नीतिगत कोई बात नहीं होगी। केवल एक बार जो प्रोग्राम बना है वो बता दिया जाएगा, जो सूचनाएं हैं वो दे दी जाएंगी और उसके बाद में सीधे सीधे काबिल संज्ञा होगी। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।